अगले हफ्ते अनुराग की मम्मी और छोटी बहन आ गईं। अनुराग की ही भांति वे भी रश्मि के बैंक चले जाने से कुछ नाखुश सी नजर आईं, पर रश्मि के माता पिता ने उसे अनुचित बात के लिए बेवजह झुकना नहीं सिखाया था, सो उसने कोई चिंता नहीं की। हाँ, परिस्थितियों में संतुलन कायम करने के लिए शुक्रवार का अवकाश अवश्य ले लिया, ताकि वह पूरे 3 दिन उनके साथ रह सके। एक सप्ताह बाद जब उनके जाने का दिन पास आ गया तो रश्मि बोली, अनु कल बाजार चलकर मम्मी जी और गुड़िया को कुछ अच्छा सा खरीदवा देते हैं। अरे यार, बाजार जाने का तो मूड बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा करो, तुमने बाली में जो ड्रेस ली थी वह गुड़िया को दे दो, और पिछले मंथ बर्थडे पर जो साड़ी ली थी वह मम्मी को दे दो। तुम बाद में दूसरी ले लेना। अनुराग, कैसी बात करते हो? उन दोनों के लिए हम बाजार से उनकी पसंद का ले आते हैं। मैं अपनी पसंद की ड्रेस और साड़ी क्यों दूँ? मैंने बड़े मन से अपने लिए खरीदी है। तुम्हें तो पता है कि मुझे कितनी मुश्किल से कुछ पसंद आता है। अरे तो उसमें क्या परेशानी है? क्या वे लोग तुम्हारे पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती? तुम दूसरी ले लेना। अपनी बात का कोई असर न होते देख और सासू माँ और ननद के सामने किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, यह सोचकर अगले दिन रश्मि भरे मन से साड़ी और ड्रेस निकाल लाई और पैर छूकर दोनों को दे दी। उसी प्रकार की कुछ छोटी मोटी तकरारों के बीच वक्त गुजर रहा था। इसी तरह एक दिन दोनों के घर में एक नन्हे मेहमान ने अपने आगमन की दस्तक दे दी। नन्हे सदस्य के आगमन की सूचना से उन दोनों के साथ साथ पूरे परिवार में भी खुशियों की बहार आ गई। अब उन दोनों का सारा समय भाभी शिशु की बातों में ही बीतता। एक दिन बेडरूम में जब दोनों भाभी शिशु के बारे में चर्चा कर रहे थे तो अनुराग ने कहा, अनु, मैं चाहती हूँ कि एक प्यारी सी बेटी हो हमारे घर में, और मैं उसका नाम रखूँगी चाहत। नहीं यार, मुझे तो लगता है पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। पहला बेटा हो जाए फिर दूसरा कुछ भी हो, टेंशन नहीं रहती। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, चिराग। चिराग रखेंगे हम अपने बेटे का नाम। अनुराग ने प्यार से रश्मि के पेट पर हाथ रखते हुए कहा। रश्मि के लिए फेमिनिस्ट अनुराग के द्वारा दिया गया यह दूसरा झटका था, और वह मन ही मन सोचने लगी, किसी भी विचारधारा को 4 लोगों के बीच रखने और अपने घर में लागू करने में कितना अंतर होता है। अनुराग के जिन विचारों पर वह फिदा थी वे धीरे धीरे यथार्थ के धरातल पर हवा होते नजर आ रहे थे। गर्भ उसका, शरीर उसका, डिलीवरी की पीड़ा भी वही सहेगी, पर नाम रखने के लिए उसकी पूंछ तक नहीं। यह कैसा फेमिनिज्म है? 9 महीने बाद जब सिजेरियन डिलीवरी से उसने एक फूल सी नाजुक बेटी को जन्म दिया तो लगा उसकी बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। रुई के नर्म सफ़ेद गोले की मानिंद, कंजी नीली आंखें और नन्हे से गुलाबी हाथ पैरों वाली अपनी ही प्रकृति को देख रश्मि की सारी पीड़ा का ही हरण हो गया। अपने सीने से लगा उसने पहले उसे जीवर कर प्यार किया। बेटी के होने पर अनुराग और उसके परिवार वालों ने कोई खास खुशी व्यक्त नहीं की। हाँ, अनुराग ने इतना आदेश जरूर दिया कि रेसू बेबी का नाम मम्मी ने अच्छिता रखने को कहा है। बेटी का नाम मम्मी क्यों रखेंगी? हम रखेंगे ना, बेटी तो हमारी है, रश्मि ने तिलमिलाकर कहा। तुम्हारी तो छोटी छोटी सी बातों को तूल देने की आदत सी हो गई है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर पैर पटकता हुआ अनुराग बाहर चला गया। उसके लाख न चाहते हुए भी बेटी का नाम अच्छिता ही रखा गया। वह एक बार फिर मन महसूस कर रह गई। बैंक में बराबर का कमाने पर भी घर के बड़े बड़े निर्णयों को तो छोड़ो, अच्छिता का स्कूल, घूमने का स्थान, घर में खरीदने वाले सामान, सैलरी को कहाँ कब कैसे खर्च करना है, आदि में अनुराग अपनी ही मर्जी चलाते। रश्मि को याद है उसकी मम्मी सदा कहा करती थी कि अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाकर ही मैं उसकी शादी करूंगी, ताकि उसे जिंदगी में कभी किसी का मुंह न ताकना पड़े और अपने निर्णय वह स्वयं ले सके, वह अपनी मर्जी से पहन ओढ़ सके। और उन्होंने वह किया भी, पर अब उसकी ही पसंद धोखा दे गई तो वे क्या करें। सोचते सोचते उसे वह घटना याद आ गई जिसने उस दिन उसे अंदर तक झकझोर दिया था, और कई दिनों तक वह बस यही सोचती रही कि आखिर वह कमा किस लिए रही है। उस दिन रश्मि अपनी एक ऑफिस सहकर्मी के साथ मुंबई में लगे सिल्क एक्सपो से कांचीवरम साड़ी खरीद कर लाई थी, जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी।
घर आकर जब उसने अनुराग को वह साड़ी दिखाई तो कीमत सुनते ही वह उछल पड़ा। 10,000 की साड़ी? इतनी महंगी भी कोई साड़ी लेता है? इतनी महंगी साड़ी कहाँ पहनोगी, जरा बताना तो। अनु, यह प्योर सिल्क है और यह महंगी ही होती है। मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने ले ली। उस दिन इसी बात को लेकर दोनों में अच्छी खासी बहस हुई, जिससे इतने मन से लाई गई साड़ी आज भी बिना फॉल पीको के कवर्ड में पड़ी थी। उस दिन उसे पहली बार लगा कि सुबह से शाम तक वह खट किस लिए रही है, जब अपने लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती। अक्षिता जब स्कूल जाने लगी तो उसका काम बहुत बढ़ गया। एक दिन वह बड़े प्यार से बोली, अनुराग, मुझे तुम्हारे सहयोग की दरकार है। अकेले अक्षिता और नौकरी दोनों को संभालने में खुद को असहाय पा रही हूँ। शाम होते होते तो मुझे लगता है मानो मेरा पूरा शरीर ही निचुड़ गया है। मैं क्या करूं भाई इसके लिए? अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और यदि ज़्यादा परेशानी हो रही है तो नौकरी छोड़ दो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अक्षता अब किशोरावस्था में थी, 8वीं कक्षा में आ चुकी थी। घर और बैंक, इन सब के बीच जैसे रश्मि का अस्तित्व ही गुम होता जा रहा था। उसे अपने लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। यही नहीं, कई बार तो अक्षता से भी उसकी बातचीत केवल रात में ही हो पाती थी। शादी से पहले हमेशा टिप-टॉप रहने वाली रश्मि अब किसी तरह उल्टे सीधे कपड़े पहन करके कामों को एन केन निपटा कर बैंक आती। घर आकर अक्षता को देखना और घरेलू कार्य निपटाते निपटाते रोज 11 बज जाते। वैसे तो उसने घरेलू कार्यों के लिए मेड लगा रखी थी, पर इसके बावजूद घर के अनेक कार्य ऐसे होते हैं जो उसे खुद ही देखने होते। लाख कोशिशों के बाद भी वह वर्तमान परिस्थितियों के मध्य संतुलन नहीं बैठा पा रही थी। इसी बीच हुई 2 घटनाओं ने उसे एक ठोस निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उस दिन अक्षता के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और रश्मि के बैंक में बहुत ज़रूरी मीटिंग, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी। जब रश्मि ने अनुराग से पीटीएम में जाने को कहा तो उन्होंने भी जरूरी मीटिंग का हवाला दिया और उस दिन अक्षता की पीटीएम में कोई नहीं पहुंचा। उस दिन मीटिंग में जाने से पहले अनुराग से जमकर बहस भी हुई और इस चक्कर में वह अपना टिफिन भी टेबल पर रखा ही छोड़ गई। शाम को जैसे ही मीटिंग खत्म करके वह अपनी टेबल पर आई तो अचानक से चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसके सहकर्मियों ने जैसे तैसे उसे संभाला और पानी के छींटे देकर होश में लाए। किसी तरह वह घर आई। अगले दिन अवकाश लेकर अक्षता के स्कूल में उसकी टीचर से मिली तो उनकी बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। अक्षता गणित में फेल हो गई है, विज्ञान और संस्कृत में भी उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं। मैम, अक्षता दिन ब दिन पढ़ाई में पिछड़ रही है। आप समझ सकती हैं कि नेक्स्ट ईयर 9th क्लास है और फिर 10th। मैं जानती हूँ कि आप दोनों वर्किंग हैं, लेकिन टीन एज बच्चों को यदि माता पिता की तरफ से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो वे पढ़ाई में पिछड़ने के साथ साथ कई बार रास्ता भी भटकने लगते हैं। आजकल अक्षता का ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं है। आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी मैडम, कहकर रश्मि घर वापस आ गई, क्योंकि जो बात आज अक्षता की टीचर ने कही उसे तो वह कब से महसूस कर रही थी। क्योंकि आजकल अक्षता अक्सर अपने दोस्तों से फ़ोन पर लगी रहती थी और अक्सर आईने के सामने खड़े होकर अपने रूप सौंदर्य को निखारती रहती। चूँकि आज अवकाश लिया था तो वह अपनी डॉक्टर दोस्त वर्षा के क्लिनिक जा पहुंची। उसे देखते ही वर्षा बोली, अरे आज बैंक खुद चलकर हमारे क्लिनिक कैसे आ गया? औपचारिक बातचीत के बाद रश्मि ने पिछले दिनों अपने बेहोश होने की बात बताई। वर्षा के बताए कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर वह अगले दिन वर्षा के क्लिनिक पहुंची। उसकी रिपोर्ट्स देखते ही वर्षा एकदम भड़क गई और गुस्से से बोली, नौकरी के अलावा तुझे कभी अपनी परवाह भी होती है? बीपी शुगर दोनों की शिकार हो चुकी है तू, और हीमोग्लोबिन एकदम बाउंड्री पर है। ऐसे में तू बेहोश नहीं होगी तो और क्या होगा? वर्षा से प्रिस्क्रिप्शन लेकर रश्मि घर आ गई। उन्हीं दिनों उसके मम्मी पापा अपनी बेटी से मिलने मुंबई आए। रश्मि की हालत देखकर उसकी माँ की आंखों में तो आंसू ही आ गए। वे बोली, क्या हालत बना ली तूने बेटा, कितनी कमज़ोर हो गई है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? माँ हमेशा से उसकी सबसे अच्छी दोस्त रही थी। सो माँ के प्यार भरे शब्दों को सुनते ही वह फट पड़ी और रुआसे स्वर में बोली,
माँ थक गई हूँ अब मैं, ऑफिस घर और अच्छिता को संभालते संभालते। यह कहकर उसने सारी आपबीती माँ को कह सुनाई। जब तुम दोनों ही कामकाजी हो तो सारी जिम्मेदारियों को भी मिलकर ही संभालना चाहिए। यदि एक इंसान ही घर बाहर दोनों मोर्चे पर लड़ेगा तो पस्त तो होगा ही। यदि अनुराग तुझे सपोर्ट नहीं कर रहे तो मेरी मान, छोड़ दे तू नौकरी। अब तेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसे समय दे और अपनी सेहत पर ध्यान दे। जब तेरी सेहत ही नहीं रहेगी तो नौकरी करके भी क्या करेगी बेटा। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा तो चले गए, पर अपनी बेटी और अपनी खातिर उसने बैंक से इस्तीफा देने का मन बना लिया। 6 महीने के मानसिक द्वंद्व के उपरांत आखिर एक दिन उसने इस्तीफा अपने बॉस को सौंप दिया। घर आकर जैसे ही उसने इसकी सूचना अनुराग को दी तो वह विफर पड़ा। क्या करोगी घर में पड़ी पड़ी। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी तुमने। क्या जरूरत थी यह सब करने की। सब ठीक तो चल रहा था। इतनी महंगाई के जमाने में लगी लगाई नौकरी कोई छोड़ता है क्या। अपने खर्चे तुम्हें पता नहीं है क्या। शायद उसे रश्मि के ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। मेरी नौकरी, मेरी मर्जी। जिस आत्मसम्मान के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया वही नहीं है तो मेरे नौकरी करने का भी क्या लाभ। याद है जब मैंने तुम्हें ऑफिस में बेहोश हो जाने की बात बताई थी तो तुमने क्या कहा था। अपना ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वर्षा को दिखाकर दवा ले लेना। तुम्हारे बराबर कमाने के बाद भी अपने लिए एक साड़ी मैं नहीं खरीद सकती तो क्यों खटूं मैं घर, बैंक और बच्ची के बीच में। नौकरी मेरी, मैं करूं या न करूं। मैंने तो दसियों बार तुमसे कहा था कि मुझे मैनेज करने में परेशानी आ रही है, पर शादी से पहले महिला पुरुष की बराबरी की बातें करने वाले तुमने मेरी समस्या को समस्या ही नहीं समझा, बल्कि हर बार यही कहा कि मैनेज नहीं कर पा रही हो तो छोड़ दो। मैंने छोड़ दी। रश्मि ने कहा तो अनुराग वहां से उठकर बेडरूम में चला गया और टीवी देखने में व्यस्त हो गया। इसके बाद रश्मि के और अनुराग के संबंधों में कुछ ठंडापन सा आ गया। कुछ दिनों तक नाराज रहने के बाद अनुराग एक दिन बड़े ही अच्छे मूड में था। सो बोला, रेशु क्या सच में तुमने इस्तीफा दे दिया है। हाँ अनुराग, मैं मैनेज करने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। तुमसे पूछती तो तुम निसंदेह मना करते। जब जब मैंने अपनी परेशानी तुमसे शेयर की तुमने बजाय हल बताने या मेरी मदद करने के एक ही बात कही, नहीं कर पा रही हो तो छोड़ दो नौकरी। घर बाहर सभी जगहों पर तुम्हारा सहयोग नगण्य था। 40 की उम्र में मैं शुगर और बीपी जैसी बीमारियों को अपने गले लगा बैठी हूँ। अब मैं अपनी पसंद का काम करूँगी और ज़िंदगी के मज़े लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी जीने के लिए है, ढोने के लिए नहीं। दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।